Welcome students. Today we are starting NCERT Geography class 10th chapter 1 Resource and Development. आइए सबसे पहले हम देखते हैं रिसोर्स किसे कहते हैं. Everything available in our environment which can be used to satisfy our needs provided it is technologically accessible, economically feasible, culturally acceptable can be termed as a resource. अगर आप इसको आसान लैंग्वेज में समझें तो रिसोर्स वो चीज़ होती है जिसे आप अपने लिए यूज़ करते हैं, जिससे आपको कोई भी सुविधा मिलती है, वो रिसोर्स है. बट उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं. वो रिसोर्स कब बनेगा? टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल. अगर आपके पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि आप उस रिसोर्स को ढूंढ सकें या उसको यूज़ करने के लायक बना सकें, तो वो रिसोर्स होगा ही नहीं, क्योंकि वो आपके एनवायरनमेंट में ऐसे ही रहेगा. जिस आपके पास ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं होगी जिससे कि आप उसको यूजेबल बना सकें. इकोनॉमिकली फिजिबल का मतलब होता है कि आपका जो रिसोर्स है वो इतना वर्थ होना चाहिए कि उसके लिए आप टेक्नोलॉजी को यूज़ करें. जैसे कि आपके पास जो रिसोर्स है अगर वो 100 करोड़ का है और आप 10 करोड़ की टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं कि वो इकोनॉमिकली फिजिबल है. बट 10 करोड़ का रिसोर्स है और आप 100 करोड़ की टेक्नोलॉजी उसको लगा रहे हैं निकालने के लिए, तो ये टेक्नोलॉजिकली फिजिबल नहीं है. देन कल्चरली एक्सेप्टेबल, इसका मतलब होता है कि लोग उसको कल्चरली अपनी सोसाइटी में उस रिसोर्स को यूज़ कर सकें, उसको एक्सेप्ट करें. अब हम आगे चलते हैं. इसमें हम देखेंगे कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो किस तरीके से रिसोर्सेज के साथ कनेक्ट होते हैं. आपका जो रिसोर्स होता है वो क्या है, आपका नेचुरली प्रेजेंट होता है आपके फिजिकल इन्वायरमेंट में. उसके बाद क्या होता है कि जो ह्यूमन बींग्स होते हैं वो उस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ह्यूमंस इंस्टीट्यूशंस में पहुंचाते हैं. इंस्टीट्यूशंस का काम होता है उस रिसोर्स को यूजेबल बनाना, जिससे कि जो आपके लोग हैं उसको यूज़ कर सकें. तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है, आगे चलते हैं. अब हम यहाँ पे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज. बेसिकली यू हैव नेचुरल एंड ह्यूमन. देन यू हैव क्लासिफिकेशन इन नेचुरल, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल में आपके पास है कॉन्टिन्यूस फ्लो, जैसे कि आपके पास सन है, वाटर है, विंड है. ओके, ये कॉन्टिन्यूस फ्लो होते हैं. देन आपके पास रिन्यूएबल के अंदर होता है बायोलॉजिकल. बायोलॉजिकल में आपके दो होते हैं दोबारा से. एक होता है आपका नेचुरल वेजिटेशन, जिसमें आपके फॉरेस्ट, प्लांट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, और दूसरा है आपका वाइल्ड लाइफ, जिसमें आपके एनिमल्स आ जाते हैं. उसके बाद नॉन रिन्यूएबल में हम चलते हैं. नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? ऐसे मेटल जो आपके दोबारा से जल्दी रिप्लेनिश नहीं होते हैं, उनको बहुत टाइम लगता है दोबारा से रिप्लेनिश होने में. जैसे कि आपके पास मेटल्स हैं, फ्यूल्स हैं, ये सारे क्या हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स लगता है इनको बनने में. तो उसके अंदर दो कैटेगरी है नॉन रिन्यूएबल के अंदर. वन इज़ रिसाइक्लेबल, अदर इज़ नॉन रिसाइक्लेबल. अब रिसाइक्लेबल वो चीज़ें होती हैं जिसको आप एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा से आप किसी और चीज़ में कन्वर्ट करके उसको यूज़ कर सकते हैं. फिर उसको 3 बार यूज़ कर सकते हैं, 4 बार यूज़ कर सकते हैं. जो बार बार यूज़ हो सके उसे रिसाइक्लेबल कहते हैं. बट अगर आप नॉन रिसाइक्लेबल की बात करें तो उनमें वो चीज़ें आती हैं जो केवल एक बार यूज़ होते हैं. जैसे कि फ्यूल हो गया. फ्यूल में आपके जितने भी फ्यूल्स हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, केरोसिन ऑयल हो गया, ये सारे आपके क्या हैं, कोल हो गया, ये नॉन रिसाइक्लेबल हैं. अब आप ह्यूमन में आते हैं तो ह्यूमंस में क्या है, दो हैं केवल आपके पास, स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी. स्ट्रक्चर्स का मतलब होता है किसी भी आप इंस्टीट्यूशन में जाएंगे तो वहाँ पे क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग होता है सबसे ऊपर. फिर उसके बाद एक लेवल डिवाइड होता है ह्यूमंस का, जिसमें वो काम करते हैं. और इंस्टीट्यूशंस आपको पता ही है, जितने भी आपके डिपार्टमेंट हैं, ऑफिसेज हैं, वो सब क्या है, आपके इंस्टीट्यूशंस ऑफ ह्यूमन बींग्स है, जहाँ वो काम करते हैं. अब एक जगह पे 100 लोग काम करते हैं, एक जगह पे 10 लोग काम करते हैं, तो वो उसकी हो गई सेकेंड पार्ट, क्वांटिटी. अब क्वालिटी का मतलब ये होता है कि आपके पास 100 लोग हैं, कितने एजुकेटेड हैं, कितने पोस्ट ग्रेजुएटेड हैं, कितने केवल हाई स्कूल पास हैं, तो ये उनकी क्वालिटीज़ हो गई. उसी हिसाब से वो काम करते हैं. ठीक है, अब आगे चलते हैं हम. रिसोर्स ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन. सबसे पहले आपके पास आता है बायोटिक रिसोर्सेज. ऐसे रिसोर्सेज जिनमें लाइफ होती है, जो भी लिविंग
ऑर्गेनिज्म है वो आपका बायोटिक रिसोर्स में आता है। उसके एग्जांपल्स हो गए आपके पास ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा, फोना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक्स एक्सेट्रा। और दूसरा आपके पास होता है अबायोटिक रिसोर्सेज। इसमें आपके वो कंपोनेंट आते हैं जो नॉन लिविंग्स होते हैं, जिनमें लाइफ नहीं होती है, जैसे कि आपके पास रॉक्स हो गए, मेटल्स हो गए, और भी आपके पास इनके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। अब हम रिसोर्सेज को देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब होता है कि कोई भी रिसोर्स कितना चलेगा, कितने टाइम बाद वो ख़त्म हो जाएगा। तो उसमें भी दो कैटेगरीज हैं आपके पास, रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। रिन्यूएबल ऐसी एनर्जी होती है जो बार बार रिन्यू हो जाती है, और नॉन रिन्यूएबल वो होती है जो एक ही बार आप यूज़ कर सकते हैं, देन इट विल टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू रिप्लेनिश देम अगेन। तो रिन्यूएबल एनर्जी कौन सी हुई है आपकी? बायोमास एनर्जी जो प्लांट्स एनिमल्स से बनती है, हाइड्रो पावर, विंड पावर, सोलर पावर, थर्मल पावर, ये सारी आपकी क्या है? रिन्यूएबल एनर्जी हैं। और अगर आप नॉन रिन्यूएबल में आते हैं तो आपके पास जो भी फ्यूल्स हैं, कोल है, नेचुरल गैस है, न्यूक्लियर पावर है, ये सारी क्या है आपकी? नॉन रिन्यूएबल। अब आपके पास मैंने ये डेफिनेशन आपको समझा दिए, अब आपने नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं। ओके, अब हम आगे चलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप का मतलब होता है अधिकार। इंडिविजुअल, कम्युनिटी ओन, नेशनल और इंटरनेशनल, ये चार चीज़ें होती हैं। इंडिविजुअल रिसोर्स वो होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर प्राइवेटली ओन्ड रिसोर्स होता है, जैसे कि आपका घर आपका है, जैसे कि आपके जो फार्म्स हैं, जैसे कि आपके जो वाटर सोर्स है आपके घर का, वो सब क्या है? आपका इंडिविजुअल रिसोर्सेज है। इसमें आपके पास और भी एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। देन आपके पास आता है कम्युनिटी रिसोर्स। ऐसे रिसोर्स जो हम पूरी सोसाइटी मिलकर कॉमनली यूज़ करते हैं। जैसे सबसे बेस्ट एग्जांपल है उसका आपके पास प्लेग्राउंड, सारे बच्चे एक साथ खेलने जाते हैं। आपके पास जो पार्क्स होते हैं सब उसमें खेलने जाते हैं। तो ये सारे एग्जांपल हैं आपके कम्युनिटी रिसोर्सेज के। अब उसके आगे है आपके पास नेशनल रिसोर्स। बेसिकली अगर कहा जाए तो सारे रिसोर्स तो वैसे नेशनल रिसोर्स ही होते हैं, बट उसके अंदर कुछ आपके इंडिविजुअल हो जाते हैं, कुछ कम्युनिटी हो जाते हैं, बट सब कुछ आता कहाँ है? नेशनल के अंदर ही आता है, कंट्री के अंदर ही होता है। तो कुछ ऐसे हैं रिसोर्स जिनको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि आपके पास रोड्स हैं, कैनाल्स हैं, रेलवेज़ हैं, मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, ये सारे आपके क्या हैं? नेशनल रिसोर्सेज हैं। अब आपके पास एक वाटर होता है जो आपका टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है। टेरिटोरियल वाटर क्या होता है? जो आपके ओशन के कोस्ट से 12 नॉटिकल माइल्स इक्वल्स टू 19.2 किलोमीटर्स तक सी में जो ये डिस्टेंस होती है उसको टेरिटोरियल वाटर कहा जाता है, जिसमें हमारी कंट्री का या किसी भी कंट्री का उसके बॉर्डर से अधिकार होता है। दे कैन एक्सट्रैक्ट द रिसोर्स फ्रॉम दैट एरिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि टेरिटोरियल वाटर क्या होता है, और वो नेशनल रिसोर्स के अंदर आता है। अब आता है आपके पास इंटरनेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्सेज बेसिकली कोस्ट से जब आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन जो होता है, अभी जो हमने डिस्कस किया था 19.2 किलोमीटर्स तक, उस रेंज को आप कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। पर उसके बाद का जो एरिया शुरू होता है वो इंटरनेशनल रिसोर्सेज के कैटेगरी में आता है। और अगर आपके ओशन में इस एरिया में कोई भी रिसोर्स मिलता है तो उसके लिए आपको पहले इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ कंसर्न करना होता है, और विद द परमिशन ओनली यू कैन एक्सट्रैक्ट द रिसोर्स फॉर योर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के हिसाब से क्या होता है? आपके पास पोटेंशियल रिसोर्स होता है, ऐसा रिसोर्स जो हमारे पास है बट नॉट यूटिलाइज्ड। फॉर एग्जांपल आपके पास विंड है, सोलर है, बट पूरी तरीके से अभी भी हम उसको यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। तो ये एग्जांपल हो गया आपके पोटेंशियल रिसोर्स। अब है आपके पास डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स वो होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, जिनके बारे में हमें पता है, उनकी क्वांटिटी भी और क्वालिटी भी, और हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है, उनको हम यूज़ करते हैं जिन्हें, उन्हीं रिसोर्सेज को डेवलप्ड रिसोर्सेज कहा जाता है। अब आता है आपके पास स्टॉक। स्टॉक का मतलब आप जैसे समझ ही सकते हैं, जमा। ऐसे रिसोर्सेज जो आपके इन्वायरमेंट में पोटेंशियल रखते हैं एज ए रिसोर्स बनने के, बट वो क्या है, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम उन रिसोर्सेज को निकाल सकें। जैसे कि आपके पास वाटर है, वाटर के अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होता है, और चारों तरफ आपको देखा होगा कितना वाटर है हमारे पास, बट हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम उस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को यूज़ कर सकें। अब आता है रिजर्व्स। रिजर्व
इज ऑल्सो अ सबसेट ऑफ स्टॉक। ये जो रिजर्व है ये भी स्टॉक के ही अंदर आता है, पर आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे कि आपके पास एक डैम है, उसके अंदर आपने पानी रखा हुआ है। अब आप उसको यूज़ तो कर रहे हैं बट बहुत कम अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं, और आपने उसी चीज़ को क्या रखा हुआ है, अपने फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स के लिए भी रखा हुआ है। आप अपने डैम का जो पानी है, क्या उसको एक ही दिन आप इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं? नहीं, आप उसको आगे के लिए रख रहे हैं, अपने फ्यूचर के लिए रख रहे हैं। तो ऐसे जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो आपके रिजर्व्स कहलाते हैं। अब हम देखेंगे कि अभी तक हम यूज़ करने की बात कर रहे थे रिसोर्स, तो जब हम ज़्यादा यूज़ कर देते हैं तो क्या होता है, प्रॉब्लम क्रिएट्स, ये तो होगा। अब प्रॉब्लम्स क्या होता है, कैसे होता है, देखेंगे। मैनी रिसोर्सेज गॉट डिप्लीटेड, दैट इज़ फॉरेस्ट। अब जैसे बहुत सारे रिसोर्स खत्म हुए, उनमें से एक बेस्ट एग्जांपल है फॉरेस्ट। हमने काटे क्योंकि हमें फार्म्स चाहिए थे, हमें प्लांटेशन करना था, तो ये उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। रिसोर्सेज गॉट एक्यूमुलेटेड इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, द सोसाइटी इज डिवाइडेड इनटू रिच एंड पुअर। अब जो रिच लोग होते हैं वो रिसोर्सेज पे ज़्यादा हैंड रखते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इंडस्ट्रीज़ होती है, उनके पास फैक्ट्रीज़ होती है, उन सबको उनको रन करना होता है, तो उनको रिसोर्सेज ज़्यादा चाहिए होते हैं। तो वो क्या करते हैं, सारे रिसोर्सेज को अपने पास स्टॉक रखते हैं, और जिससे कि क्या करते हैं, वो रिच और रिच होते चले जाते हैं और पुअर होता चला जाता है। और उसका इफेक्ट क्या होता है आपके पास, जब आप क्या करते हैं, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते हैं। इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ मतलब बेतुका यूज़ करना, जिसका कोई हिसाब किताब ना हो। आपको ज़रूरत है केवल 10 किलो आटे की, बट आप क्या कर रहे हैं, हर दिन आप 20 किलो आटा खर्च कर रहे हैं। तो ये क्या है, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ रिसोर्स है। उसके बाद आपके पास प्रॉब्लम्स क्या हैं, एज यू नो, ओजोन लेयर डिप्लीशन है, ग्लोबल वार्मिंग है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन है। ये सारी क्या प्रॉब्लम्स हैं आपकी रिसोर्स के गलत यूज़ करने से हैं। अब सही यूज़ क्या है, सही यूज़ को बोलते हैं आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट। व्हेन यू यूज़ योर रिसोर्सेज स्मार्टली विदाउट हार्मिंग द नेचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे कि फ्यूचर जनरेशन्स के लिए जब आप रिसोर्स को बचा के चलते हैं और स्मार्टली यूज़ करते हैं जिससे कि आपके नेचर को कोई इफेक्ट ना पड़े, उसको आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। ओके, आप नीचे डायग्राम्स में भी देख सकते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इन द मिडल एंड इकोनॉमी, सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट, all three are connected to each other. In the right one also you can see. Okay, अब है हमारे पास, अब हमने समझ लिया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है, तो उसके लिए प्लानिंग ज़रूरी है, दैट इज़ रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स को प्लानिंग करना। अब रिसोर्स प्लानिंग होती कैसी है वो आप देखेंगे। उससे पहले ये आप एक ये डेफिनेशन देख सकते हैं, रिसोर्स प्लानिंग इज़ अ टेक्निक और स्किल ऑफ प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब उसमें क्या है, नंबर 1, सबसे पहले रिसोर्स प्लान होगा कैसे, उससे पहले आपको क्या होना चाहिए, आइडेंटिफाई होना चाहिए रिसोर्स है भी या नहीं है। ओके, यही तो आप देखेंगे। पहले तो आप रिसोर्स को ढूंढेंगे ना, तो उसके ढूंढने के बाद आप उसको आप सर्वे करेंगे, मैपिंग करेंगे, मेजर्स करेंगे, उसकी क्वालिटी देखेंगे, उसकी क्वांटिटी देखेंगे। ये सारे क्या हैं, पहले आप स्टेप्स करेंगे। उसके बाद सेकंड क्या होगा, प्लानिंग फॉर एक्सप्लॉयटेशन। अब उसको निकालने के लिए और यूज़ के लिए आप प्लानिंग बनाएंगे। ओके, और तीसरा क्या होगा, वो जो आप रिसोर्स आप निकाल रहे हैं क्या वो आपके नेशनल डेवलपमेंट प्लान के साथ मैच कर रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, नेशनल डेवलपमेंट प्लान कहता है कि हमें फॉरेस्ट लगाने हैं, फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, हमें एफॉरेस्टेशन करना है, बट आप कह रहे हैं हमारे स्टेट में तो बहुत सारे फॉरेस्ट हैं, क्यों ना हम उसको काट लें। तो अब क्या होगा कि आपका जो नेशनल डेवलपमेंट प्लान है वो कह रहा है एफॉरेस्टेशन करो, और आप कह रहे हैं कि डिफॉरेस्टेशन करो। तो ये दोनों चीज़ें आपस में क्या हो रही हैं, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अब है इम्पॉर्टेंस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, क्या ज़रूरी क्यों है हमारे को। ओके, इट इज़ नेसेसरी फॉर द बैलेंस डेवलपमेंट इन इंडिया। अब एक बैलेंस डेवलपमेंट क्या होता है कि विदाउट हार्मिंग द नेचर एंड सेविंग योर रिसोर्स फॉर द फ्यूचर जनरेशन, ये एक बैलेंस डेवलपमेंट होता है। अब आपके पास देखो कुछ ऐसे रीजन्स हैं, कुछ ऐसे स्टेट्स हैं, कुछ ऐसे एरिया हैं जो बहुत रिच हैं किसी एक रिसोर्स में और दूसरे रिसोर्स में बहुत पुअर है। जैसे कि एग्जांपल है आपके पास फर्स्ट पॉइंट में, राजस्थान इज़ पुअर इन वाटर रिसोर्स बट रिच इन सोलर एंड विंड एनर्जी। ओके, तो ये आप देख सकते हैं, ये भी एक प्रॉब्लम है। दूसरा है, सम रीजन्स आर सेल्फ सफिशिएंट विद ऑल रिसोर्सेज। ओके, उनके पास सारे रिसोर्स हैं। कुछ ऐसे स्टेट्स में हमारे पास, जैसे कि मध्य प्रदेश, उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल हैं वहाँ पे।
आप वाटर की बात करो, रिवर्स की बात करो, लैंड की बात करो, फॉरेस्ट की बात करो, सारे रिसोर्स हैं। बट आपके पास लद्दाख एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा रीजन है जिनके पास रिसोर्स ही नहीं है, बहुत पुअर रिसोर्सेज है वहाँ पे, बहुत वीक है। ओके, तो ये सारी आपको डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, कहीं पे बहुत कुछ है, कहीं पे कुछ भी नहीं है, कहीं पे सब कुछ है, कहीं पे बहुत कम है। ओके, तीसरा है वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड बाय प्लानिंग। अब मैंने आपको पहले ही बताया था 10 किलो आटा आपको ज़रूरत है, आप 20 किलो यूज़ कर रहे हो, तो वो क्या है, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है। ओके, फोर्थ इज इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कैन बी रिड्यूस्ड, ये भी बहुत ज़रूरी है। फिफ्थ वन इज ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज कैन बी अवॉइडेड। ये सारे स्टेप्स हैं जो आपको रिसोर्स प्लानिंग में यूज़ करने हैं। अब है रिसोर्स कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है बचाना, सुरक्षा करना। अब वो कैसे होगी, प्लान्ड यूज ऑफ रिसोर्सेज इन ऑर्डर टू मीट द प्रेजेंट नीड्स एंड टू स्टोर अ पार्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशन इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। क्लियर, जो हम ये चीज़ हम पहले से भी डिस्कस कर रहे हैं, को सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, और यहाँ पे हम इसमें पढ़ रहे हैं रिसोर्स कंजर्वेशन के अंदर। अब ये नेसेसरी क्यों है? नंबर वन, मैनी रिसोर्सेज आर नॉन रिन्यूएबल एंड एग्जॉस्टेबल। ओके, नॉन रिन्यूएबल मैं आपको बता चुका हूँ, एग्जॉस्टेबल भी जो खत्म हो सकते हैं। ओके, इफ़ वी कंजर्व देम वी कैन यूज देम फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। क्लियर। और दूसरा है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज हेल्प अस टू रिड्यूस वेस्टेज, इट विल हेल्प इन इकोनॉमिक प्रोग्रेसेस। समझ में आ गया आपको? अगर आप कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स करेंगे और वेस्टेज कम करेंगे तो उससे क्या होगा, आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ ज़्यादा होगी। 10 किलो आटा खरीदना और 20 किलो आटा खरीदना, समझ में आ रहा है ना आपको डिफरेंस? वेस्टेज कर रहे थे हम 10 किलो का, तो उतना उस खरीद के तो लाएंगे, तो वो आपके पैसे से तो खर्च हो रहे हैं। अगर एक आदमी का सोचेंगे कुछ नहीं है, पर अगर आप 50 लाख लोग ऐसे ही करेंगे फिर क्या होगा? ओके, थर्ड वन इज रिसोर्स कंजर्वेशन हेल्प अस टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट। उतना कम इन्वायरमेंट से हम लेंगे जितना हम कम यूज़ करेंगे। उसी चीज़ के लिए गांधी जी का आइडिया है रिसोर्स कंजर्वेशन में, जिसको आप समझ सकते हैं कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। क्या समझे आप इससे? कि जितनी ज़रूरत हो आपकी उसके लिए, सबके लिए है यहाँ पे। बट अगर आपका लालच बढ़ जाए कि यार मेरे पास अभी 10 किलो ही है, मेरे को 20 किलो रख लेना चाहिए आज के लिए, तो वो क्या है, वो आपका लालच है, आपको ज़रूरत ही नहीं है इतनी की। तो उसी चीज़ को गांधी जी ने भी कहा है कि देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। ओके, ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स कैन एक्सप्लॉइट द नेचर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। समझ में आपको? जिसको ज़्यादा चाहिए, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ वाले हैं, जो बड़े बड़े रिच लोग हैं, उनको क्या चाहिए, ज़्यादा रिसोर्सेज चाहिए, तो ज़्यादातर टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे। तो वो क्या कर रहे हैं, और रिसोर्सेज निकालेंगे, और जिससे कि रिसोर्स क्या होंगे, और डिप्लीट होते चले जाएंगे आपके। थर्ड है आपका, ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन, ही वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद द प्रोडक्शन बाय मास। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये चाहते थे कि जो प्रोडक्शन हो वो बहुत बड़े रूप में ना हो, पर जो प्रोडक्शन करें वो बहुत बड़े लोग मिलकर आपस में एक साथ मिलकर करें। ऐसे नहीं कि 10 लोग काम कर रहे हैं 100 लोग खा रहे हैं, ऐसा नहीं होता। उन्होंने सोचा था कि सब लोग मिलकर काम करें थोड़ा थोड़ा, जिससे कि रिसोर्सेज को कम यूज़ करना पड़ेगा। अदरवाइज जो ह्यूमन रिसोर्स है वो 10 ही लोग, ज़्यादा लोगों के लिए काम करना पड़ रहा है उनको। ओके, अब हम देखेंगे जितने भी आपके रिसोर्स होते हैं वो कहाँ से आते हैं, आपके लैंड से आते हैं। और जब आप लैंड को ज़्यादा यूज़ करेंगे तो क्या होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा। कैसे होगा? लार्ज स्केल सॉइल इरोजन कॉज बाय रनिंग वाटर एंड विंड। ये भी एक एग्जांपल है। जो आपके रेनी सीजन में वाटर होता है, जो विंड होती है, वो क्या करती है, आपको लैंड डिग्रेड करती है, लैंड को काट के ले जा लेती है अपने साथ। उसके बाद क्या है, डंपिंग ऑफ वेस्ट मटेरियल्स फ्रॉम माइनिंग सेंटर्स। ये भी आपने सुना है कि जो माइनिंग सेंटर्स होते हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होते हैं, वो अपना वेस्ट क्या है, बाहर फेंक देते हैं नेचर में, जिससे कि नेचर डिग्रेड होता है, आपका जो लैंड होता है वो भी डिग्रेड होता है। और इरिगेशन का मतलब होता है कि आपको सपोज़ 100 लीटर्स वाटर चाहिए अपने फार्म के लिए, बट आप क्या कर रहे हैं, उसको अच्छी फसल उगाने के लिए 1000 लीटर्स पानी की सप्लाई दे रहे हैं। तो उससे क्या होगा, सैलिनिटी और एल्काइनिटी आपके सॉइल में आ जाएगी। पंजाब और हरियाणा में ये अक्सर प्रॉब्लम देखा गया है। पंजाब में भी लोग ओवर इरिगेशन का प्रॉब्लम वहाँ पे अक्सर उनको देखने को मिलता है। फोर्थ इज ओवर ग्रेजिंग बाय एनिमल्स एंड डिफॉरेस्टेशन बाय मैन। ओके, ये सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप पढ़ सकते हैं। ये ऑलरेडी मैंने आपको समझा दिया है
अपने रिसोर्स डिप्लीशन में, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि किस तरीके से रिसोर्स डिप्लीट होते हैं, उसी तरीके से हम इसको भी समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। अब आपने डिप्लीशन पढ़ा कि किस तरीके से हम डिग्रेड कर रहे हैं लैंड को, तो उसके लिए कंजर्वेशन मेजर्स भी हैं हमारे पास। उसके लिए आपका सॉइल इरोजन है, उसके लिए आपका स्टैप फार्मिंग है, उसके लिए आपको प्लांटेशन है, उसके बाद उसके लिए आपको एफॉरेस्ट्रेशन है, इंडस्ट्रियल वेस्ट है जिसको आप केमिकली ट्रीट करके बाहर अपना छोड़ सकते हैं नेचर में, शेल्टर बेल्ट्स हम लगा सकते हैं, ओवर इरिगेशन को हम रोक सकते हैं, ओके, अर्बनाइजेशन एक उसका प्रॉब्लम है। ये सारी चीज़ें आप इन पॉइंट्स में पढ़ेंगे। अब हम लैंड के बारे में थोड़ा और आगे चलते हैं और इसमें पढ़ते हैं। लैंड इज़ अ नेचुरल रिसोर्स ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस। सारे रिसोर्स कहाँ होते हैं, मैंने अभी पहले भी बताया था, लैंड पे होते हैं। सो लैंड इज़ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस रिसोर्स। इट सपोर्ट्स नेचुरल वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ, ह्यूमन लाइफ, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स। ये सारी चीज़ें कहाँ होती हैं, ज़मीन पे होती हैं। However, land is an asset of a infinite magnitude. Therefore, it's important to use the available land for various purposes with careful planning. ये सारी चीज़ें हम अभी तक डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरीके से केयरफुली हम यूज़ करें, ओवर यूज़ ना करें रिसोर्सेज का। यही सारी चीज़ें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे, क्योंकि चैप्टर का नाम ही क्या है, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ओके, अब थोड़ा सा डाटा है यहाँ पे कि इंडिया में जो लैंड है वो किस तरीके से है। आप इसमें देख सकते हैं कि 43% ऑफ द लैंड एरिया इज़ प्लेन, 30% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज़ माउंटेन एंड इंश्योर्स पेरिनियल फ्लो। पेरिनियल फ्लो का मतलब होता है जो रिवर्स, जो आपकी उस पर 12 महीने उसमें से पानी आता रहता है। ओके, देन 27% ऑफ एरिया ऑफ द कंट्री इज़ प्लेट्यू रीजन। तो ये थोड़ा सा आपका लैंड का क्लासिफिकेशन था, किस तरीके से आपके पास लैंड है। ओके, अब लैंड यूटिलाइजेशन देखेंगे हम, किस किस तरीके से लैंड यूटिलाइज होता है। फॉरेस्ट नंबर 1, दूसरा है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, बैरन एंड वेस्ट लैंड। सेकेंड होती है आपकी लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, दैट इज बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। उसके बाद है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड्स। उसके अंदर क्या होता है, जब परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, लैंड अंडर मिसलेनियस ट्रीज, क्रॉप्स, ग्रोव्स। ओके, ये सारे आपके अनकल्टिवेटेड लैंड हैं। दूसरा है आपके पास कल्चरेबल वेस्ट लैंड, ऐसी लैंड्स जो आपके 4 to 5 ईयर्स के लिए उनको आप नॉन एग्रीकल्चर यूज़ के लिए छोड़ देते हैं। उसके बाद आपके पास है फैलो लैंड्स। उसके अंदर दो चीज़ें आती हैं, करंट फैलो और दूसरा आपके पास अदर देन करंट फैलो। अब करंट फैलो क्या होता है, ऐसी लैंड जो 1 ईयर के लिए विदाउट कल्टीवेशन रह गई है, वो करंट फैलो में आता है। और अदर देन करंट फैलो लैंड्स वो होती हैं जो 1 to 5 ईयर्स के लिए क्या है, अनकल्टिवेटेड हैं, वो आपका अदर देन करंट फैलो लैंड में आता है। अब है आपके पास नेट सोन एरिया। अब नेट सोन एरिया क्या होता है, एरिया सोन मोर देन वंस इन एन एग्रीकल्चर ईयर प्लस नेट सोन एरिया इज नोन एज ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। फॉर एग्जाम्पल, you have a land and you use it for agriculture and you grow 3 times wheat, rice and pulses on that. So your 3 crops will be calculated in net sown area, and how much you grow in that area is called net sown area. Okay, अब आगे चलते हैं हम। अब लैंड यूज़ पैटर्न देखेंगे हम कि किस तरीके से लैंड यूज़ होती है हमारी कंट्री में। ओके, देखेंगे। उसके लिए आपके पास क्या है, दो चीज़ें हैं जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं, दो फैक्टर्स होते हैं। नंबर 1 इज़ फिजिकल फैक्टर सच एज टोपोग्राफी, क्लाइमेट, सॉइल टाइप्स। अब आपके पास जो लैंड है वो है किस तरीके की, वो टोपोग्राफी में आता है। जो आपके पास क्लाइमेट है आपके एरिया का वो कैसा है और आपकी सॉइल कैसी है। उसके बाद ह्यूमन फैक्टर्स, जैसे कि आपके पास पॉपुलेशन कितनी है, टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी आपकी कितनी है, कल्चर क्या है आपका, आप क्या उगाना पसंद करते हैं, आपके ट्रेडिशंस क्या हैं, ये सारी चीज़ें उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब थोड़ा सा डाटा यहाँ पे आप देखेंगे। टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज़ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। लैंड यूज डाटा हाउएवर इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया, because the land use reporting for the most of the northeast states except Assam has not been done fully. However, some areas of Jammu and Kashmir occupied by
पाकिस्तान एंड चाइना हैव ऑल्सो नॉट बीन सर्वेड। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 93% क्यों है, क्योंकि कुछ पार्ट जो है वो आसाम का आपने कैलकुलेट नहीं किया है। उसी तरीके से जम्मू एंड कश्मीर ऑक्यूपाइड जो एरिया है, वो जो आपके पाकिस्तान और चाइना द्वारा ऑक्यूपाइड है, वो भी सर्वे में इंक्लूड नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। अब आपके लिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है, आप इसको रीड करेंगे ओके, और समझेंगे कि क्या ये एक्टिविटी आपसे करवाना चाह रही है। इसको आप अपनी नोटबुक में नोट करेंगे, आपके पास नीचे डायग्राम भी है। नेट सोन एरिया वेरीज ग्रेटली फ्रॉम वन स्टेट टू अदर। ऑब्वियस है, क्योंकि किसी स्टेट में जो फॉरेस्ट ज़्यादा होंगे, एग्रीकल्चर लैंड कम होगी, किसी में एग्रीकल्चर लैंड ज़्यादा होगी। जैसे एग्जाम्पल के पंजाब और हरियाणा में 80% लैंड जो होता है वो आपके पास नेट सोन एरिया में आता है। अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार्स में जाएंगे तो ओनली 10% लैंड जो होती है वो आपके नेट सोन एरिया में आती है। उसके लिए क्या रीज़न हो सकता है, आप उसके लिए सोचेंगे ओके। आपने कुछ सोचा इस चीज़ के बारे में? ओके, आपने सही सोचा, क्योंकि जो आपका एरिया है इन स्टेट्स में, दोज आर मेनली हिली एंड रॉकी, दैट्स वाई नेट सोन एरिया इज़ वेरी लेस इन दोज एरियाज ओके। चलिए अब हम देखेंगे लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स, किस तरीके से आपका लैंड डिग्रेडेशन है और उसके लिए क्या क्या रेमेडीज़ हैं, क्या क्या मेजर्स हैं, वो हम इसमें अब देखेंगे। थोड़ा सा ये इन्फॉर्मेशन है, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं, एक बार आप सुनेंगे केयरफुली। 95% of our basic needs for food, shelter and clothing are obtained by land. Human activities have not been brought about degradation of land but have also degraded the pace of nature forces to cause damage to land. At present, there are about 130 millions of hectares of degraded land in India. Approximately 28% of it belongs to the category of forest degraded area. 56% of it is water eroded area and the rest is affected by saline and alkaline deposits. Some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying too have contributed significantly in land degradation. Okay? अब आगे देखते हैं। ये आपके पास एक डाटा है वेस्ट लैंड इन 2000, इसमें आप देख सकते हैं द ब्लू वन इज़ वाटर इरोडेड एरिया एंड द पर्पल वन इज़ फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया, द येलो वन इज़ सलाइन एंड अल्कलाइन लैंड एंड द ब्लू वन इज़ विंड इरोडेड एरिया। तो ये आपके पास थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन था, इसको आप पढ़ सकते हैं। और ये जो मैंने आपको भी बताया कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं, माइनिंग है, क्वेरिंग है, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं जिससे आपका जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है उसके बारे में आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। इसको आप पॉज करेंगे और इसके आप पढ़ सकते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन एक्टिविटीज़ से आपके पास लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है। अब हम आगे देखते हैं। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। नंबर 1, एफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। नंबर 2, प्लांटिंग फॉर shelter belts, controlling overgrazing, stabilization of sand dunes by growing thorny bushes are some of the methods to check land degradation. Then proper management of wasteland, control of mining activities, proper discharge and disposal of industrial influents and waste after treatment can reduce land and water degradation in industrial and suburban areas. तो ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, जिससे कि रिसोर्स डिप्लीशन हो रहा था वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था ये सारी चीज़ें, कि ये सब हम मेजर्स ले सकते हैं डिग्रेडेशन को रोकने के लिए। अब हम देखते हैं सॉइल एज अ रिसोर्स, कैसे सॉइल एक रिसोर्स बनती है। पहले तो आप ये देखेंगे कि सॉइल प्रोफाइल है आपके पास। सॉइल होती क्या है, सबसे ऊपर आपके पास टॉप सॉइल होती है, देन यू हैव सब सॉइल, देन यू हैव वेदर्ड पेरेंट रॉक, देन यू हैव अनवेदर्ड पेरेंट बेड रॉक्स। तो ये आपके लेयर्स हैं सॉइल के। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स एज यू नो। इट इज मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड सपोर्ट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ। ये सब आप जानते हैं, सारे जो भी ऑर्गेनिज्म हैं वो आपके सॉइल से ही ग्रोथ पाते हैं। ओके, द सॉइल इज अ लिविंग सिस्टम, इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म सॉइल अप टू अ फ्यू सेंटीमीटर इन डेप्थ। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो सॉइल की जो
कुछ सेंटीमीटर जो आपकी गहराई होती है वो मिलियन ऑफ ईयर्स में बनती है। ये सारी चीज़ें आप इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आप समझ सकें कि जो सॉइल है दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स। अगला पॉइंट है रिलीफ, पेरेंट रॉक और बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो ये सारी चीज़ें जब काम करती हैं तब जाके सॉइल बनती है। उसके बाद है आपके पास वेरियस फोर्सेस ऑफ नेचर सच एज चेंज इन टेम्परेचर, एक्शंस ऑफ raining water, wind and glaciers, activities of decomposers etc. contribute to the formation of soil। ये सारे कंपोनेंट हैं, जब ये काम करते हैं तब जाके आपके पास सॉइल बनती है। उसके बाद है आपके पास chemical and organic changes which take place in the soil are equally important। okay, soil also consists of organic humps, inorganic materials। उसके बाद देखते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ सॉइल्स किस बेस पे होता है? उसके फॉर्मेशन पे होता है, उनके कलर पे होता है, थिकनेस पे होता है, टेक्सचर पे होता है, उनकी एज पे होता है, कितनी पुरानी है, केमिकली और फिजिकली जो उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पे होता है। तो आप देखेंगे किस तरीके से डिफरेंट क्लासिफिकेशन होता है। बेसिकली आपके पास 6 टाइप ऑफ सॉइल्स हैं: एल्यूवियल सॉइल, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल, डेजर्ट सॉइल, माउंटेन सॉइल। ओके, तो देखते हैं, ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले एल्यूवियल सॉइल। अब आपने 9th में भी पढ़ा था इन सारे सॉइल्स के बारे में, यहाँ पे आपका एक तरीके से दोबारा से रिवीजन है। 9th में ये सारी चीज़ें, सॉइल प्रोफाइल, आपके जो एल्यूवियल सॉइल है, सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं। फिर भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि जो एल्यूवियल सॉइल होती है दैट इज़ द मोस्ट फर्टाइल सॉइल एंड वाइडली स्प्रेड इन द इंडिया। और जो डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्ट और एल्यूवियम से बना होता है, इट इज़ फॉर्म ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ फाइन सिल्ट एंड एल्यूवियम बाय द रिवर्स। ओके, एंड इट इज़ फाउंड इन द नॉर्थर्न प्लेस लाइक गुजरात एंड कोस्टल प्लेन्स। इट कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। इट इज़ डिवाइडेड इंटू खादर एंड बांगर। इट कंसिस्ट ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स सच एज पोटास, phosphoric acid and lime. So it is fertile and good for the growth of sugarcane, rice, wheat and pulses। तो ये सारे आपके पास एक तरीके से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थे एल्यूवियल सॉइल के। अब हम आगे देखते हैं डिफरेंस बिटवीन खादर एंड बांगर। अब जो आपके पास बांगर होता है उसको हम पहले डिस्कस करेंगे और फिर खादर को। जो द बांगर इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ नॉर्थर्न प्लेन एंड इट इज़ लोकली नोन एज कंकर एंड कंपोज ऑफ कैलेरियस डिपॉजिट्स। और जो आपका खादर होता है दैट इज़ यंगर एल्यूवियम सॉइल इज कॉल्ड खादर एंड इट इज़ रिन्यूड एवरी ईयर एंड इज़ हाईली फर्टाइल, वेरी सुटेबल फॉर द इंटेंसिव एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस था आपके पास बांगर और खादर के ऊपर। और ये हम एल्यूवियल सॉइल के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो हम आगे चलते हैं। ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल क्या होता है? इज़ ऑल्सो नोन एज रिगर सॉइल। ओके, बेस्ट सॉइल फॉर द कॉटन कल्टिवेशन। आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, एग्जाम में भी आता है। द बेस्ट सॉइल फॉर कॉटन कल्टिवेशन इज ब्लैक सॉइल। मोस्ट ऑफ द डेक्कन इज ऑक्यूपाइड बाय ब्लैक सॉइल। हैवी वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी, सॉइल इज ट्रिकी व्हेन वेट एंड श्रिंक व्हेन ड्राइड। तो ये सारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसमें आप पढ़ेंगे इसके। अब ये क्या रिच होती है किस चीज़ में? इसमें क्या चीज़ ज़्यादा होती है? आयरन, लाइम, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम। और डेफिशिएट इन, कमी किस चीज़ की होती है? नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर। कलर क्या होता है तो आपको पता है, डीप ब्लैक टू लाइट ब्लैक। अब ये कहाँ मिलती है? मेनली आपका महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़ में होती है। अब यह आपके पास एक मैप है, ये मैप आपको आपकी बुक में भी अवेलेबल है, वहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉरेस्ट एरिया, एल्यूवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लेटराइट सॉइल एंड एरिड सॉइल, ये सारे आपको दिखा रहा है। आप इसको आराम से रोक के आप इसमें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आपके पास रेड सॉइल। रेड सॉइल क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी देखेंगे। सीन मेनली इन लो रेनफॉल एरिया। उसका जो दूसरी क्वालिटी है वो है आपका पोरस एंड फ्राइबल स्ट्रक्चर। इसका मतलब होता है जो मिट्टी होती है वो क्या आपकी झरझरी और भुरभुरी सी होती है। एब्सेंस ऑफ लाइम, कंकर। ओके, डेफिशिएट इन, अब इसमें कमी क्या होती है? लाइम नहीं होता है, फॉस्फेट, मैग्नीज,
नाइट्रोजन, हम्स एंड पोटास, ये सारी चीज़ें की इसमें कमी होती है। कलर आपका रेड, और जो कलर होता है इसका वो डिफ्यूजन ऑफ आयरन की वजह से होता है, जो कि क्रिस्टलाइन और मेटामॉर्फिक रॉक्स में होता है। द लोअर लेयर इज रेडिश येलो और येलो, और जिसका टेक्सचर होता है वो सैंडी टू क्ले एंड लूमी तक होता है। ओके, और ये किस लिए यूज़ होती है ज़्यादातर? वीट, कॉटन, पल्सेस, टबैको, ऑयल सीड्स, पोटैटो एक्सेट्रा के लिए, कल्टीवेशन के लिए यूज़ किया जाता है। और ये कहाँ आपको ज़्यादातर मिलती है? तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। अब हम आगे चलते हैं। अब जो लेटराइट सॉइल है वो आपके लैटिन वर्ड लेटर से बना हुआ है, का मतलब होता है ब्रिक। इट बिकम्स so soft when wet and so hard when dry. Found in the areas of high temperature and high rainfall. Formed as a result of high leaching due to rainfall. इसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि जो इसके ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, जो हम्स होते हैं, वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। जो उसके बैक्टीरिया होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हाई टेम्परेचर के कारण हम्स ज़्यादा टाइम तक रुक नहीं पाते, और जो उनमें जो ट्रीज़ होते हैं उन हम्स को जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, अब ये रिच किस चीज़ में होती है? आयरन और एल्यूमिनियम में। कमी किस चीज़ की होती है सॉइल में? नाइट्रोजन, पोटास, पोटेशियम, लाइम, हम्स। ओके, और कलर क्या होता है? रेड कलर ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। ओके, और आपके पास कौन कौन सी इसमें क्रॉप्स होती हैं आप देख सकते हैं? राइस, रागी, शुगर केन, कैशनट्स आर कल्टिवेटेड मेनली। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें समझ सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो गुड फॉर टी, कॉफ़ी एंड कैशनट। और कहाँ कहाँ आपके पास होती है? केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उड़ीसा एंड आसाम। अब है आपके पास एरिड सॉइल। अब एरिड सॉइल क्या है? ड्यू टू द ड्राई क्लाइमेट, द हाई टेम्परेचर, इवेपोरेशन इज फास्ट एंड द सॉइल लैक्स हम्स एंड मॉइस्चर। तो इस सबसे बड़ी चीज़ क्या है इस सॉइल में? ये बिल्कुल ड्राई होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो ड्राई क्लाइमेट होता है, इवेपोरेशन इतना फास्ट होता है, तो उसके जो हम्स और मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाते हैं। ओके ना, तो ये बिल्कुल ड्राई पड़ जाती है। द लो होराइजन्स ऑफ द सॉइल आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। ओके, द कंकर लेयर फॉर्मेशन इन द बॉटम होराइजन्स रिस्ट्रिक्ट द इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर। अब इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है घुसपैठ। अब इसमें क्या होता है कि जो लोअर होराइजन होता है उसके कारण जो इसमें कंकर लेयर्स बन जाती हैं ऊपर, तो जब ऊपर सॉइल के ऊपर कंकर की लेयर बन जाती है तो उससे क्या हो गया? आपका पानी का जो इन्फिल्ट्रेशन होता है वो रुक जाता है। अब देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एरिड सॉइल क्या क्या होती हैं, ये कैसे बनती है? डिपॉजिटेड मेनली बाय विंड एक्टिविटीज़। जो भी आपके पास विंड जब आपकी बहती है उसके कारण आपका ये डिपॉजिट होता है। देन इट कंसिस्ट हाई सॉल्ट कंटेंट। ओके, देन लैक ऑफ मॉइस्चर एंड हम्स, ये हम आप ही पढ़ चुके हैं। इसका जो टेक्सचर होता है वो सैंडी होता है, कलर रेड टू ब्राउन होता है, और मेनली कहाँ पाया जाता है आप खुद भी समझ सकते हैं, राजस्थान, खुद भी आप समझ सकते हैं, फाउंड इन वेस्टर्न राजस्थान। अब आपके पास फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल क्या होती है उसके बारे में आप देखेंगे। फॉरेस्ट सॉइल्स आर फॉर्म्ड इन द फॉरेस्ट एरियाज वेयर सफिशिएंट रेनफॉल इज़ अवेलेबल। फॉरेस्ट है तो वहाँ पे जो रेन है वो भी सफिशिएंट होती है। ओके, द सॉइल वेरी इन स्ट्रक्चर एंड टेक्सचर डिपेंडिंग ऑन द माउंटेन इन्वायरमेंट वेयर दे आर फॉर्म। अलग अलग जो आपके माउंटेन एरियाज़ हैं उसके हिसाब से सॉइल भी आपकी अलग अलग होती है, क्योंकि कई माउंटेन्स की हाइट ज़्यादा होती है, कई माउंटेन्स की हाइट कम होती है। ओके, इन द स्नो बाउंड एरियाज ऑफ द हिमालयाज दे एक्सपीरियंस denudation and they are acidic and low hums content. The soil found in the lower valleys are fertile. तो ये सारे क्लासिफिकेशंस कैरेक्टरिस्टिक्स थी आपकी फॉरेस्ट सॉइल की। अब आगे चलते हैं हम। सॉइल इरोजन एंड सॉइल कंजर्वेशन। अब जो सॉइल इरोजन क्या है और सॉइल कंजर्वेशन कैसे? इरोजन का मतलब होता है जो आपका कटाव होता है मिट्टी का, और कंजर्वेशन जो उसका आप बचाव करेंगे। पहला पॉइंट है द डेनुडेशन ऑफ द सॉइल कवर एंड सब्सिक्वेंट वॉशिंग डाउन इज डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। तो जो आपकी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की, जब वो वॉश्ड आउट हो जाती है तो उसको आप सॉइल इरोजन कहते हैं। ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़ लाइक डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग
कंस्ट्रक्शन एंड माइनिंग एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसको इफेक्ट करती हैं। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक्स डीप चैनल्स। Then fourth point is natural forces like wind, glacier and water lead to soil erosion। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप इसमें देख रहे हैं किस तरीके से soil erosion होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जो soil erosion होता है, अब वो किस तरीके से होता है, गलीज एंड शीट इरोजन। आप ये देखेंगे ये क्या होते हैं। आपके पास जो गली इरोजन होता है वो क्यों होता है और कैसे होता है। द रेन वाटर व्हेन मूव्स डाउन ऑन एन अनइवन लैंड स्कूप्स अवे द सॉइल एंड form deep channels called gullies. This type of erosion is called gully erosion. Okay, a land which is broken into many small parts by the gullies are called bedland. A bedland is unfit for cultivation and for other economic activities. ये आप एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, इसे कहते हैं आप गली इरोजन। जब आपका पानी फ्लो में आता है तो जो सॉफ्ट आपका जो लैंड होता है, जो सॉफ्ट आपकी जो सॉइल होती है वो इस गली से आपके बहकर चली जाती है और इस तरीके से आपके चैनल्स बन जाते हैं। अब है आपके पास शीट इरोजन। देखेंगे आप पिक्चर में, ऊपर की जो आपकी टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की वो एक तरीके से उड़ जाती है। अब वो क्यों उड़ती है? समटाइम्स वाटर फ्लोज एज शीट ओवर लार्ज एरियाज डाउन अ स्लोप। तो जो पानी है वो एक बार क्या होता है, कई बार ऊपर से नीचे की तरफ बहता है एक फ्लो में। उससे क्या होता है कि जो ऊपर की जो लेयर होती है वो सॉइल की वो बह जाती है। द वाटर टेक्स अवे द टॉप सॉइल। दिस टाइप ऑफ इरोजन इज कॉल्ड शीट इरोजन। अब कंजर्वेशन के मेजर्स क्या हैं, क्या रेमेडीज हैं इन सारी प्रॉब्लम्स को सुधारने के लिए। नंबर 1 इज काउंटर प्लगिंग। अब काउंटर प्लगिंग क्या होती है, आप नीचे पिक्चर से भी देखेंगे, आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। अब आप उस पर पढ़ेंगे। प्लगिंग अलोंग द काउंटर लाइन्स कैन डी एक्सलरेट द फ्लो ऑफ वाटर एंड स्लोप्स। अब आप काउंटर मतलब एक दूसरे के अपोजिट में जब आप फार्मिंग करेंगे, तो जब अपोजिट में आप करेंगे तो उससे क्या होता है कि जो पानी का जो फ्लो होता है वो टूट जाता है, वो एक तरफ नहीं जाता है। ओके। सेकेंड इज टेरेस फार्मिंग। आपने माउंटेन्स में जिस तरीके से देखा होगा, इसका आप स्टेप फार्मिंग भी कहते हैं, आप पिक्चर्स में भी देख सकते हैं। ओके, इससे भी आपका जो होता है सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है। देन इज स्ट्रिप क्रॉपिंग। स्ट्रिप क्रॉपिंग क्या होता है, इसमें क्या होता है कि जो आपकी जो लैंड होती है उसको स्ट्रिप्स में एक पट्टी में डिवाइड कर दिया जाता है, जिससे कि आपकी जो विंड है वो सॉइल को अपने साथ उड़ाकर ना ले जाए, जिससे कि इरोजन को रोका जा सके। उसके बाद आपने देखा होगा कई बार आप जब जाते हैं तो जो आपके प्लांटेशन होता है उसके चारों तरफ एक तरीके से बाउंड्री में प्लांट्स लगा दिए जाते हैं। वो इसलिए होता है कि एक तरीके से जो आपकी लैंड है उसको एक तरीके से शेल्टर मिले और हवा आपके लैंड को कुछ हार्म ना पहुंचा सके। ओके, तो ये आपने सब पढ़ा अभी तक। होप आपको रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर समझ में आया होगा और जल्द ही आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके रिमार्केबल वर्ड्स और आपके क्वेश्चन आंसर्स मिलेंगे, जिनको आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है और मेमोराइज करना है। थैंक यू।